नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री ने आसियान देशों के सम्मेलन में मलेशिया जाने से मना कर दिया। राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई कि क्या प्रधानमंत्री ट्रंप का सामना नहीं करना चाहते। ऐसा कौन सा डर है, ऐसा कौन सा राज है कि ट्रंप फालतू की बकवास कर रहे हैं और मोदी जी कड़े स्वर में जवाब भी नहीं दे रहे। एक मौका था आसियान देशों का, मलेशिया के कुआलालंपुर में। वहां ट्रंप भी पहुंचते, वहां मोदी भी पहुंचते और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ, जो झड़प हुई, उसको रुकवाने में ट्रंप का कोई हाथ नहीं। वहां जाके कहते कि रूस से हम तेल खरीदे या नहीं खरीदे, हम ट्रंप की बात नहीं मान रहे। पूरी दुनिया में इसका संकेत आता, संदेश आता। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि वो दीपावली के कार्यक्रमों में व्यस्त हैं, इसलिए नहीं आ रहे। कमाल है, प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा का कोई मौका छोड़ दें, ऐसा तो नहीं होता। फिर खेल क्या है? फिर खेल क्या कुछ दूसरा है? फिर क्या रणनीति कुछ और है? आखिर आसियान देशों जैसे प्रमुख सम्मेलन में प्रधानमंत्री का न जाना वजह क्या हो सकती है? मुझे याद है 1995 जब भारत पहली बार आसियान देशों में सम्मेलन में शामिल हुआ था, 95-96 की बात है। और मैं तब मुझे बड़ा सौभाग्य हुआ था कि मैं उन चंद पत्रकारों में था जिसको आसियान देशों के सम्मेलन को कवरेज करने का मौका मिला। मैं इसी कुआलालंपुर में गया था और मैंने वहां पे आसियान देशों का, जब भारत पहली बार उसका सदस्य बना था, वो कवरेज मैंने करी थी। तो मुझे कुआलालंपुर के नाम पर, आसियान के देशों के नाम पर याद आया, लेकिन प्रधानमंत्री जी नहीं गए। प्रधानमंत्री जी की माया है, बिहार में आजकल ज्यादा मन लग रहा है, क्योंकि जानते हैं प्रधानमंत्री जी बिहार गए तो फिर सब कुछ गया। और बिहार में जो राजनीति चल रही है उसने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री के होश उड़ा दिए हैं। तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री पद से ऐलान, तेजस्वी बनेंगे, डिप्टी सीएम के पद के ऐलान के साथ एक बड़े वोट बैंक का खिसकना और नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद पे घोषित ना होना, क्या बाजी एनडीए के हाथ से खिसकती जा रही है? मैं सीधे लेके चलता हूं बिहार। अभिषेक मिश्रा हमारे स्थानीय संपादक मौजूद हैं। बिहार के एक एक चीजों का विश्लेषण करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं अभिषेक मिश्रा के पास। अभिषेक बाबू, बिहार में तो बड़ा राजनीतिक तापमान चढ़ा हुआ है। इंडिया गठबंधन ने ये साहनी वाला दांव चल दिया, डिप्टी सीएम वाला। तेजस्वी तो खैर सीएम होना ही था, मुझे लगता है कि और पहले करते और ज्यादा बेहतर होता। पूरे बिहार के घटनाक्रम पे तुम्हारा क्या मानना है? तुम तो बहुत बिहार में बड़ा एक्टिव होके नजर रखते हो पूरे सब लोगों के पास में। क्या माहौल बन रहा है इस समय? किसका पलड़ा भारी, किसका पलड़ा हल्का, जरा बताओ। देखिए देखिए सर, एनडीए के सामने एक दिक्कत यह है, लड़ाई तो मुख्यतः एनडीए बनाम इंडिया ही है। तीसरा मोर्चा बनने की कोशिश की, एक तीसरा फैक्टर बनने की कोशिश प्रशांत किशोर ने जरूर की, लेकिन ऐसा लगता है कि वो मोबाइल की स्क्रीन तक ही सीमित रह गए हैं। अब चुनाव नतीजे आएंगे, वो कितने बड़े फैक्टर बन पाए हैं, लेकिन जिस तरह से दिखा कि वो राघोपुर से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पाए, राघोपुर को अमेठी बनाने का वादा किया, तो खैर प्रशांत किशोर की बात बाद में कर लेंगे। बाकी जो मुख्यतः दो खेमों के बीच लड़ाई है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, ये सवाल है कि आज इंडिया गठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव घोषित हो गए। जो भी थोड़ी बहुत तनातनी की स्थिति थी वो खत्म हो गई, चीजें बहुत क्लियर हो गई। सवाल यह है कि एनडीए गठबंधन का सीएम फेस कौन है? क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के सीएम फेस हैं? और क्या ये एनडीए गठबंधन के सारे घटक दल कह सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, वो तो नहीं कह रही है। वो तो कह रही है कि विधायक दल की बैठक में तय होगा। ये तो प्रोसेस है, प्रोसेस की बात अमित शाह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं समय बताएगा, कभी कह रहे हैं विधायक दल की बैठक में तय होगा। तो एक तरफ तेजस्वी यादव का चेहरा है और दूसरी तरफ अगर नीतीश कुमार उन्हीं के मुकाबिल हैं, नीतीश कुमार उनके मुकाबले में कहीं खड़े हैं, तो फिर नीतीश कुमार के नाम का ऐलान क्यों नहीं कि वही सीएम फेस हैं, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है, एक 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं तो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है, भ्रष्टाचार मुद्दा है। जब गांव में लोगों से जाते हैं तो भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा है, भ्रष्टाचार से लोग तरस दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के लिए एक अच्छी बात है कि गांव में लोग इस बात पर बहुत भरोसा रखते हैं। तेजस्वी यादव ने जो कहा है कि भाई हम 17 महीनों में हमने ये किया, हमने नौकरियां दी और हमें जो मौका मिला वो हमने काम किया, और अब मुख्यमंत्री बनूंगा तो मैंने जो वादा किया उसको पूरा करूंगा। तो जो
तेजस्वी यादव के वोट बैंक के लोग हैं, यानी कि MY समीकरण से इतर भी जो लोग हैं, ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव के समर्थक या उस पार्टी का जो वोट बैंक है उसके लोग नहीं, दूसरे लोग भी ये कहते हैं कि नहीं, काम तो किया है और अगर वो करें तो भरोसा किया जा सकता है। दूसरी बात यह है, बहुत सारी घोषणाएं सरकार ने की है, तो सवाल यह भी है कि नीतीश कुमार अगर महिलाओं को 10,000 रुपए की राशि दे रहे हैं, अगर 125 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं, तो क्या इसका कोई फायदा सरकार को नहीं मिलेगा? तो महिलाओं का वोट बैंक तो जेडीयू का वोट बैंक माना जाता है, नीतीश कुमार का वोट बैंक माना जाता है। 10,000 रुपए की राशि अगर उन्होंने महिलाओं को दी है तो उन्होंने कोई नया लाभार्थी वर्ग तैयार नहीं किया। दूसरी बात यह है कि अगर किसी परिवार में किसी महिला को नहीं मिला, तो महिला को नहीं मिला उससे पूरा परिवार नाराज है, तो जो वोट बैंक जेडीयू का था, जो एनडीए को वोट करने वाला था और उस महिला को नहीं मिला, किसी घर में एक महिला को वोट नहीं मिला, तो 5 वोट एनडीए के खिलाफ हो गए क्योंकि वो पूरा परिवार नाराज हो गया। तो इस तरह का फैक्टर है और लोग पूछते हैं। हम और हमारे सहयोगी क्षितिज कांत भी इन दिनों बिहार में हैं, अलग अलग जगह पर जब हम लोग जाते हैं, लोगों से पूछते हैं कि भाई आप तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव आएंगे तो बिजली देंगे, लेकिन पैसा तो नीतीश कुमार ने दिया है, तो फिर तेजस्वी यादव की बात क्यों करते हैं आप कहते हैं कि भाई तेजस्वी यादव आएंगे बिजली देंगे, तो 125 यूनिट बिजली दे तो रही है सरकार। तो लोग कहते हैं भाई पहले कहां थी सरकार, 5 साल पहले कहां थी, 5 साल से कहां थी, और तेजस्वी यादव आएंगे तो 200 यूनिट फ्री देंगे, तेजस्वी यादव आएंगे तो नौकरी देंगे। तो तेजस्वी यादव पर लोगों का भरोसा है। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जाहिर तौर पर एक बड़ी शख्सियत रहे हैं बिहार की राजनीति की, और जिस गठबंधन में रहे हैं, एनडीए गठबंधन में रहे, इंडिया गठबंधन में रहे, उस गठबंधन की सबसे बड़ी पूंजी रहे हैं और उनके नाम पर ये चुनाव लड़ा जाता रहा है। लेकिन 2025 का चुनाव बिल्कुल अलग चुनाव है। एक तो नीतीश कुमार की पार्टी कई धड़ों में बटी हुई है, तो उनकी अपनी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। दूसरी तरफ कम से कम नीतीश कुमार को चेहरा तो माना है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन जिस चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, उस चेहरे को लेकर कई सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार क्या वाकई सरकार और पार्टी चलाने की स्थिति में हैं, और क्या वाकई नीतीश कुमार कितनी चुनावी सभाएं कर पाएंगे। तबीयत और जो उनकी मानसिक स्थिति है उस पर उनके राजनीतिक विरोधी सवाल उठाते हैं। अपनी पहली चुनावी सभा नीतीश कुमार ने की मीनापुर में, और वहां पर एक तस्वीर सामने आ गई कि उन्होंने माला डाल दी महिला के गले में, और उस वीडियो में देखा जा रहा है कि भाई आपके पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा आपका हाथ पकड़ रहे हैं, आपको रोक रहे हैं, और फिर भी आप माला डाल दे रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि कैसा आदमी है, रोकता है। तो कितनी असहज स्थिति है जनता दल यूनाइटेड के लोगों के लिए, और फिर ये हिम्मत कैसे हो जाती है जेडीयू के नेताओं को कि वो नीतीश कुमार का हाथ पकड़ ले। ये हिम्मत पहले कभी किसी की नहीं थी। तो जाहिर है जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार की क्या स्थिति है, और उम्र और बीमारी पर किसी का अख्तियार नहीं होता, तो नीतीश कुमार अब उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां आगे का सफर उनके लिए बड़ा मुश्किल है, और दांव लगाया है भारतीय जनता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और हम मोदी मैदान में आ रहे हैं, मोदी रैली कर रहे हैं, तो बड़ा सवाल यह है कि ऑपरेशन सिंदूर की बातें जो बड़े जोर शोर से हो रही थी, वो अब ऑपरेशन सिंदूर की बात हल्के स्वर में हो रही है। जो ये बड़ी बड़ी वादे हैं, लोगों के मन में क्या जहन में ये सवाल है कि 10,000 सिर्फ चुनाव से पहले क्यों? और जो बड़ी बड़ी बातें थी, पिछली बार वादे किए गए थे, चीनी मिल का उद्घाटन, मैं इसी चीनी मिल में करूंगा, इस तरह की तमाम बातें की गई थी जो पूरी नहीं हुई। तो क्या लगता है कि बिहार की महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डालकर सरकार सोच रही है कि आराम से हम चुनाव जीत जाएंगे, या इस बार कुछ लोगों के जहन में ये है कि ये झूठ बोलने वाला हथकंडा चलने नहीं देना है? इन दोनों में सच्चाई क्या है? नहीं, देखिए हमको लगता है कि मन में एक ये रहा होगा एनडीए के, थोड़ा उन्होंने झारखंड से सीखा होगा या झारखंड की कॉपी करने की कोशिश की होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव कवर करने का भी मौका मिला, और झारखंड में जो माई बहन मैया सम्मान योजना थी, माफ कीजिएगा, उसका असर जमीन पर दिख रहा था, और लोग उससे बहुत खुश थे। और वहां सरकार शायद 1,500 रुपए की राशि दे रही थी, 10,000 रुपए की राशि नहीं दे रही थी। लेकिन यहाँ उसका बहुत फायदा मिलता हुआ सरकार को नहीं दिख रहा है। एक तो जो मैंने पहले कहा कि कोई नया लाभार्थी वर्ग तैयार नहीं किया, इसके उल्टे और कई
दुष्परिणाम है। कई महिलाएं कहती है हमको नहीं मिला, जाहिर है जिसको मिला वो खुश तो होंगी, लेकिन लोग कहते हैं, लोगों में नाराजगी है कि भाई महिलाओं को क्यों दिया जा रहा है, हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है, पुरुषों को क्यों नहीं दिया जा रहा है। और एक तरह की ये नाराजगी भी है कि सरकार 5 साल पहले कहाँ थी। और हम वीडियो है 4 PM पर, वो वीडियो है 4 PM के दर्शकों ने देखे हैं वीडियो। लोग सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम पैसे पर बिकने वाले नहीं हैं, हमको पैसा नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। गांधी मैदान में सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों युवा हैं, सैकड़ों की संख्या में वो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और दौड़ लगाते हैं। और जब हम उनसे बात करने गए तो उन्होंने कहा कि भाई आप 10,000 रुपए दे रहे हैं, नौकरी दे दीजिए और 10,000 रुपए का वेतन दीजिए, 10,000 रुपए दीजिए, लेकिन स्थायी तो हो। इस 10,000 रुपए की क्या गारंटी है। तो लगता नहीं है कि ये कोई बहुत फायदेमंद है। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे जितनी ताकत लगा लें, जाहिर है ताकत लगाएंगे, और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि लड़ाई एक तरफा है या इंडिया गठबंधन के सामने चुनौतियां कम हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के मुकाबले एनडीए के सामने चुनौती ज्यादा है। क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, फिर आप जिस चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं वो चेहरा उतना सशक्त नहीं है। अब तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नीतीश कुमार ने नहीं की है। मैंने देखा है 2015 का विधानसभा चुनाव भी कवर किया, 2010 का भी कवर किया, 2020 का भी कवर किया। मैंने 4-5 विधानसभा के चुनाव कवर किए हैं और मैंने देखा है नीतीश कुमार चाहे जिस गठबंधन में हो वो कितने सक्रिय रहा करते थे। मैंने देखा है 2015 का विधानसभा चुनाव, जब एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी कैबिनेट ताकत लगा रही थी, बड़े बड़े मंत्री बिहार में थे और नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ थे, महागठबंधन के साथ थे। और एक वक्त पर यह लग रहा था कि कहीं ये लड़ाई एक तरफा तो नहीं हो जाएगी, कहीं नीतीश कुमार पर मोदी भारी तो नहीं पड़ जाएंगे। और नीतीश कुमार तंज कसा करते थे, उनका करना अपना अंदाज होता था। वो कहा करते थे कि गुजरात से आया था, वो बहती हवा था वो पीएम। और जब इन्होंने नीतीश कुमार ने कहा था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद था, तो बिल्कुल एक्टिव रहा करते थे, लेकिन उनकी सक्रियता दिखाई नहीं दे रही है। और जहां सक्रिय करने की कोशिश हो रही है, तेजस्वी यादव आरोप लगाते हैं और ये दिखता भी है कि वो अब भाषण पढ़ते लिखा हुआ भाषण पढ़ते हैं और कई ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती है, कुछ ऐसा घटनाक्रम हो जाता है जिससे नीतीश कुमार और एनडीए की फजीयत हो जाती है। तेजस्वी यादव को मौका मिल जाता है नीतीश कुमार की मानसिक और शारीरिक सेहत पर सवाल उठाने का। ये वही नीतीश कुमार हैं, जब नीतीश कुमार को मैं सुना करता था, नीतीश कुमार के संबोधन को लोग सुना करते थे, तो लगता था कि कितनी अच्छी बातें वो बोल रहे हैं और कितना लोगों से वो कनेक्ट कर पाते थे। ये नीतीश कुमार हैं। लेकिन आज अगर वाकई सच्चाई है जो वीडियो में दिख रहा है मेरी समझ में कि वो लिखा हुआ भाषण पढ़ रहे हैं, तो जाहिर है ये बड़ी विचित्र स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और कितनी विचित्र स्थिति है, अगर नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, नीतीश कुमार चुनाव के कैंपेन को लीड नहीं कर सकते, तब भी भारतीय जनता पार्टी ये हिम्मत नहीं दिखा रही है या नहीं दिखा सकती कि भाई हम मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, अगर मोदी जी इतने बड़े चेहरे हैं, या हम किसी दूसरे चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, हमारे पास अपना भी कोई चेहरा है। नहीं, आपको नीतीश कुमार के नाम की माला जपनी पड़ रही है, तब भी जपनी पड़ रही है जब नीतीश कुमार की लोकप्रियता में कमी आई है। नीतीश कुमार उतने सशक्त चेहरे नहीं हैं। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, और ये परिस्थिति देख के लग भी रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इस बात का वोटरों में कितना असर पड़ रहा है, क्योंकि 20 साल से वो आदमी ऐसा था कि कोई भी जादूगरी हो लेकिन मुख्यमंत्री बनते थे, लेकिन अब वो भी नहीं बनेंगे। ये धारणा अगर चली गई कि नीतीश कुमार तो नहीं बन रहे हैं। दूसरा, प्रशांत किशोर ने बीजेपी के डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष की जो भ्रष्टाचार की कहानियां सामने लाई हैं, इन दोनों बातों का जनमानस में कितना असर है? ठीक है सर। पहला सवाल तो यह है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी अगर सीएम नहीं बनाएगी तो उसका वोटरों पर कितना असर पड़ेगा। तो देखिए, वोटर तो कहते हैं, जो गांव में जब हम लोग जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई अब तो भतीजे के लिए जगह छोड़नी चाहिए, नीतीश कुमार को अब खुद ही रिटायरमेंट लेना चाहिए, वो सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है। लोग जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कई बार जो लोग करते हैं उन शब्दों को हम दोहरा नहीं सकते। हाँ, लेकिन समर्थकों में, जनता दल यूनाइटेड के लोगों में ऐसा नहीं है कि जेडीयू के
लोगों को ये बीजेपी का खेल नहीं पता है। हम लोग जो समझ रहे हैं वो बीजेपी जेडीयू के लोग नहीं समझ रहे हैं, या नीतीश कुमार खुद भी नहीं समझ रहे हैं। जेडीयू के बड़े नेता हैं, बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री हैं। एक दिन उनसे हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी या जो लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार एनडीए का चेहरा होंगे, ठीक है चेहरा होंगे, लेकिन आप इस बात को कहिए कि एनडीए के सारे घटक दल ये कहें कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, तो जेडीयू के अंदर ये बेचैनी है। जेडीयू का कोई बड़ा नेता या जेडीयू कोटे का कोई बड़ा मंत्री अगर इस तरह से कह रहा है तो जाहिर तौर पर जेडीयू के अंदर की बेचैनी दिखती है। और इसका दूसरा उदाहरण ये है कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर आज से 4-5 दिन पहले जब हम और हमारे सहयोगी क्षितिज कांत थे, क्षितिज कांत वहां जो लोग धरने पर बैठे हुए थे, जेडीयू के कई नेता कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए थे टिकट की मांग को लेकर, जेडीयू के समर्थक थे, वो सारे लोग ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार चाहे तो आरजेडी के साथ चले जाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान के साथ ठीक नहीं है, चिराग पासवान का साथ ठीक नहीं है। उस दौरान उससे एक दिन पहले ये चर्चा बहुत जोर पकड़ी कि भाई नीतीश कुमार फिर जा सकते हैं क्या। तो जेडीयू के लोग कह रहे थे, आमतौर पर ऐसा होता नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़े होकर जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता, वहां कोई आरजेडी का नेता कार्यकर्ता नहीं था, वो जेडीयू के नेता कार्यकर्ता थे, कोई पूर्व विधायक था, कोई जेडीयू का दूसरा बड़ा नेता था, कोई जेडीयू का पदाधिकारी था, वो सारे लोग ये कह रहे थे कि भाई नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले जाएं, लेकिन बीजेपी और चिराग पासवान के साथ नहीं चले जाएं। तो जेडीयू की जड़ तक ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी खेल कर रही है, अमित शाह खेल कर रहे हैं और बीजेपी गच्चा देने वाली है, जेडीयू गच्चा देने वाली है। हालांकि कोशिश बहुत की है जनता दल यूनाइटेड ने, जेडीयू दफ्तर के बाहर एक बड़ी सी होर्डिंग लगाई गई कि 2025 फिर से नीतीश, और बहुत सारी बातें कही गई। जेडीयू के नेता कई बार कहते हैं नीतीश कुमार के बिना बिहार में कोई सरकार नहीं बन सकती, कोई सरकार नहीं चल सकती, तमाम तरह की बातें कही जाती है। लेकिन अगर अमित शाह बार बार ये कह रहे हैं तो इसका मतलब तो यही है कि गच्चा मिलने वाला है। और मेरी जानकारी के जो मुताबिक है, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति यही है कि आपका जो दूसरा सवाल था सर, इस सम्राट चौधरी को लेकर आरोप लगाए, तो सबसे पहला तो सम्राट चौधरी को लेकर जो आरोप लगाए गए, अब जिन्होंने आरोप लगाए उनकी जो अपनी विश्वसनीयता भी है वो बहुत भरोसे के लायक नहीं है, उनकी अपनी विश्वसनीयता भी बहुत कम है। सम्राट चौधरी पर जो आरोप लगे और सम्राट चौधरी से जब ये पूछा गया कि भाई एक इंटरव्यू के दौरान आप कहां तक पढ़े लिखे हैं, तो जाहिर है वो मामला थोड़ा संदिग्ध लगता है। मैं संदिग्ध है कि नहीं मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैंने उस पर बहुत रिसर्च नहीं किया है, लेकिन बैकफुट पर दिखे हैं सम्राट चौधरी। ऐसा नहीं कि बैकफुट पर, इस पूरे मामले में बीजेपी बैकफुट पर, क्योंकि एक बीजेपी के एक के बाद एक कई नेताओं को लेकर खुलासे हुए हैं, लेकिन जिन्होंने खुलासा किया है उनकी विश्वसनीयता भी बहुत संदिग्ध है। इसलिए संदिग्ध है क्योंकि 29 सितंबर को प्रशांत किशोर ने यह कहा कि अगर अशोक चौधरी ने, जो नीतीश कुमार के करीबी मंत्री हैं, जेडीयू के बड़े नेता हैं, 100 करोड़ की मानहानि का नोटिस हमें भेजा है, लिखित में अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी या लिखित में अपना मानहानि का नोटिस नहीं वापस लिया, तो मैं 500 करोड़ के घोटाले का खुलासा करूंगा उनके खिलाफ। मेरे पास उनके खिलाफ 500 करोड़ के घोटाले का सबूत है। आज 23 अक्टूबर की तारीख है, 29 सितंबर, और 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया था उन्होंने, आज तक कोई खुलासा नहीं किया। प्रशांत किशोर के पास अगर सबूतों का पिटारा था तो उस पिटारे का क्या हुआ, ये प्रशांत किशोर नहीं बता पा रहे हैं। राजनीति में ये सब चलता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, नजर बनाए रखना, हम लोग बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू। ये थे अभिषेक मिश्रा जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्वाइन करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू।